अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में -1 की बातें हो रही हैं। ऑपोजिशन इन हाउस तब्दीली के जरिए नए वजीर आजम और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, मगर हुकूमत मुतमईन है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि तमाम प्लान नाकाम हो चुके हैं और आइंदा भी नाकाम होंगे। इस सूरत हाल में ऑपोजिशन की अहम जमात नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का शहबाज शरीफ की जेर सदारत हफ्ते को लंदन में काम इजलास हुआ, जिसमें इन हाउस तब्दीली, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री और आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से मुताल्लिक कानून साजी का मामला भी जेर बहस आया। और अब नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के इजलास के बाद नून लीग की तरफ से अहम ऐलान सामने आ रहे हैं। पहले मरियम नवाज ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने और 6 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, जिस पर अदालत ने आज वफाकी हुकूमत को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया। इसी तरह नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के मामलात और आने वाली तरमीम का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया है। आज पार्लियामेंट से खिताब में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों समेत किसी भी कानूनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अब ये बात वाज़ेह हो कि उसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तौसी का मामला है वो भी सामने आता है। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, देखिए। अगर मियां नवाज शरीफ या किसी सियासतदान को हुकूमती पार्टी की तरफ से उनका घर, उनके घर की 4 दीवारी, उसके घर का तकद्दस पामाल करने की कोशिश की, वी विल रिटेलिएट, वी विल पे बैक इन द सेम कॉइन्स। पीछे जाएंगे, आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हमें प्रवोक ना करें। मेरा ख्याल है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जो राब्ता कायम हुआ था सरकारी पार्टी से कम मेरी पार्टी जो है और ये अपोजिशन की दूसरी पार्टी से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी जो है इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। जो माहौल जिसके बीज बो रही है, ट्रेजरी बेंचेस बो रही है, वो उसी का उनको फल मिलेगा। लेट देम, ये बिटर हार्वेस्ट जो है ये यही काटें, हम क्यों काटें? ये कोऑपरेशन जो है, ये बाकी सेशन में बहुत से मसले हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मसला डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेशन आ रही है वो डिस्कस हो रहा है, एक फर्दर कोऑपरेशन इन दिस हाउस, हाउ टू रन दिस हाउस, वो डिस्कस हो रही है। वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। हम हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ख्वाजा आसिफ नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के उस मुशावरती इजलास में लंदन में मौजूद थे, जिसके बाद कुछ अहम फैसले हुए। आज पार्लियामेंट में आकर उन्होंने तकरीर की। गुस्सा इस बात पर थे कि जो कुछ मुजाहरे नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट में इस वक्त हैं वहाँ पर हो रहे हैं, उसके बाहर तहरीक इंसाफ को की उस पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। इस वक्त हमारे साथ लंदन से नून लीग के रहनुमा और इजलासों में शरीक पार्टी के सीनियर रहनुमा इकबाल साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अनाउंसमेंट की आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो मुख्तलिफ कानून साजी और प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन दूसरे मामला हैं, बट कानून साजी तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से होनी थी। क्या वजह है लंदन में आप लोगों ने ये फैसला किया है? ये एक अलग मामला है, आप हुकूमत को उस हवाले से ब्लेम कर रहे हैं और इसका हिस्सा नहीं बनेंगे? देखिए शाहजेब, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके फौरन बाद इमरान न्याजी साहब ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने अपोजिशन को माफिया करार दिया, और हम देख रहे हैं कि उसके बाद एक तसलसल है कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में भी तेजी आ गई है। उसने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब कल जो नवाज शरीफ साहब की रहायशगाह के बाहर हुल्लड़बाजी की गई है, ये नाकाबिले समझ है। और मैं आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से ये बात मीडिया कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कर रहा हूं कि अगर ये कानून साजी होनी है तो चूंकि इसका ताल्लुक हमारी मुसल्लह अफवाज से है, इसको इत्तफाक राय से करना चाहिए और इसके अंदर हमें किसी किस्म की सियासत को नहीं लाना चाहिए, तकसीम नहीं लाना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो फजा खराब कर रही है, इससे लगता है कि वो दिलचस्पी नहीं रखती कि वो मुल्क के अंदर अपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप रखे या वो मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें इत्तफाक राय के साथ लेजिस्लेशन हो, जिससे हमें शुबा होता है कि या तो हुकूमत बदनीयती के साथ ये सब कुछ कर रही है ताकि लेजिस्लेशन ना हो सके, या फिर वो ये तासुर देना चाहती है कि वो अपोजिशन को बुली करके मजबूर कर सकती है कि वो उसके एजेंडे को सपोर्ट करे। ये दोनों चीजें हमारे लिए नाकाबिले समझ भी हैं और नाकाबिले कबूल भी हैं। अच्छा, मगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन तो आप खुद कह रहे हैं कि कौमी मामला है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो वजीर आजम को क्या नुकसान पहुंचा लेंगे? आप इस वाले मामले पर हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं आपके अपने ख्याल में, और हुकूमत वो टफ टाइम ले लेगी आपके ख्याल में इस अहम मामले पर?
देखिए ना, जहां तक हुकूमत का लेजिस्लेटिव एजेंडा है, उसको आप बुली करके तो नहीं कर सकते। आप ऑपोजिशन के साथ मुहाजराई करके तो किसी किस्म की इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकते। जब आपको एक ऐसी लेजिस्लेशन दरकार है जिसको कंसेंसस से होना चाहिए, तो फिर ये हुकूमत का फर्ज है कि अपने मुल्क के अंदर जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बहाल रखे। ऑपोजिशन के साथ अगर वो बैठने की पोजीशन में नहीं होगी तो वो कानून साजी का मरला कैसे होगा? ये कानून साजी हुकूमत के साथ बैठकर होती है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा, उससे पता चलेगा कि इसके क्या नुकात हैं। हुकूमत कोई उसमें ड्राफ्ट बिल तैयार करेगी, उस ड्राफ्ट बिल के ऊपर हुकूमत के साथ बातचीत होगी। ऑपोजिशन की अपने उसके ऊपर जो कानूनी टीम है उसकी भी एक नुक्ता नजर होगा। अगर ऑपोजिशन और हुकूमत बैठने की पोजीशन में ना हो, आप दर्जे हरारत इस कदर बढ़ा दें कि दोनों एक दूसरे के साथ एक टेबल पे भी ना बैठ सकें, तो फिर ये लेजिस्लेटिव अमल कैसे आगे बढ़ेगा? ऑपोजिशन एक तरफा तौर पे तो नहीं कानून साजी कर सकती। मतलब अगर वजीर आजम इमरान खान आप पर तनकीद करें, उनके पार्टी के कारकुनान अगर वहां पर नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हों और ये सारा मामला हो रहा हो, तो आप बुनियादी तौर पर अब जब ये ऐलान करते हैं कि इस लेजिस्लेशन को का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप इमरान खान को तो नहीं कह रहे कि अपना रवैया दुरुस्त करो? ये पैगाम हम इमरान खान को दे रहे हैं कि मुल्क के साथ ना खेलो, मुल्क के इदारों के साथ ना खेलो, मुल्क के हसास मामलात के साथ ना खेलो और पाकिस्तान के आइन के साथ ना खेलो। एक फैशिस्ट इस वक्त रूलर है जो चाहता है कि ये मुल्क मेरी अना के ऊपर चले, जो चाहता है कि ये मुल्क मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक चले, जो ये समझता है कि एक वो इस मुल्क के अंदर फरिश्ता है। 22 करोड़ लोग जो है वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो गैर मुहिब्बे वतन है। आई एम सॉरी, डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन लाइक दिस। दिस हैपेंस ओनली अंडर फैशिज्म। ये फैशिस्ट टेंडेंसी है कि जिसमें आप ताकत के जरिए अपने एजेंडे को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मैसेज इमरान खान के लिए है कि हम उसकी ताकत को, उसकी धमकी को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर उसने मामलात को चलाना है तो उसको जमीन पे उतरना पड़ेगा। ये नहीं तरीका कि आप अपनी बी टीम को आगे कर दें और जब इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे तब भी आप समझते हैं कि ऑपोजिशन के साथ आप बैठेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, आप नापाक हो जाएंगे। तो फिर चलाइए मुल्क जिस तरह आपसे चलता है। इस वक्त मुल्क को पोलराइजिंग लीडर की जरूरत नहीं है, मुल्क को यूनिफायर की जरूरत है। इस मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, उन पे काबू पाने के लिए हमें यकजहती की जरूरत है। इमरान न्याजी हमें दिन ब दिन अंदरूनी तौर पे इंतशार में धकेल के कमजोर कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, ये बताइए कि इस सारे मामले में अब 16 तारीख को 16 दिसंबर तक तो नवाज शरीफ साहब की जो बेल है उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, मगर मरियम नवाज साहिबा अचानक कहती हैं कि वो भी मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं और उससे ज़्यादा मुद्दत के लिए जाना चाहती हैं। 2 बेटे हैं नवाज शरीफ साहब के पास और यहाँ पर ज़ाहिर है उनकी वालदा हैं मरियम नवाज साहिबा उनके साथ हैं। जब से वो बेल पर रिहा हुई हैं मुसलसल खामोश हैं, ट्विटर पर खामोश हैं, फिर अचानक पता चलता है वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है। हालांकि 2 बेटे हैं नवाज शरीफ साहब की क़यादत वहाँ करने के लिए। क्या है एग्जैक्टली मरियम नवाज की सियासत? वो अवाम की सियासत करती हैं या सिर्फ अपने वालिद साहब की सियासत करती हैं? देखिए, मरियम नवाज साहिबा की जो सूरत हाल है, आपको मालूम है कि ये हुकूमत के संगदिली के साथ चलती है कि जब वो अपने वालिद को जेल में मिलने के लिए गई तो उनकी गिरफ्तारी वालिद के सामने की गई, उनको अजियत देने के लिए। उनको घर से निकलते हुए गिरफ्तार नहीं किया, वालिद से मुलाकात करके वापस जाते हुए गिरफ्तार नहीं किया। ये हुकूमत जिस दर्जे पे ऑपरेट करती है आप सब जानते हैं। इस वक्त उनकी एक तरफ वालिद की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ उनकी दादी जो है उनके पास वो है। लेकिन वो अगर अपने वालिद को बीच में जाके देखना चाहती हैं तो ये आप हर किसी की बेटी से पूछिए कि वो अपने वालिद के लिए कितना तड़पती है, कितना दर्द रखती है। बेटियां जो है वो वालिद के लिए बहुत हसास होती हैं और अगर मरियम नवाज साहिबा ये ख्वाहिश रखती हैं कि वो एक दफा जाके वन टाइम वालिद की तमाददारी करके आए, उनको देखें, ये उनका लेजिटिमेट हक है। लेकिन ये लोग हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। जो इंसानी जज्बे हैं, जो इंसानी रवैये हैं, उनमें भी सियासत की जाती है। मतलब मगर हुकूमत का ये है ना कहना कि नवाज शरीफ साहब के पास उनके 2 बेटे हैं और मज़े के साथ अब इस सारे के सारे मामले में
जो मरियम नवाज साहिबा है उनकी खामोशी की क्या वजह होगी? फिर वो इसलिए कि वो रिलीफ चाहती हैं कि इसी तरह मैं बाहर जा सकूं, इसलिए वो खामोश हो गई हैं? उनके वालिद साहब जेल में हों तो वो ट्विटर पर भी एक्टिव होती हैं, वो बयानिए की भी बात करती हैं, वरना फिर खामोश हो जाती हैं। तो फिर आवाम की सियासत ना हुई उनकी तो अपने वालिद साहब की सेहत से मुंसलिक एक सियासत है। जब वो मुश्किल में होते हैं तो होती है, जब वो नहीं होते उस तरीके से मुश्किल में तो नहीं होती है। देखिए शाहजेब, अगर वो थोड़ी सी सियासी सरगर्मी करेंगी, ये झूठा केस बना के उनको फिर गिरफ्तार कर लेंगे। आपने देखा कि जब वो निकली और लोगों के पास गईं और कश्मीर के लिए आवाज उठाई, तो उन्होंने अगले दिन मुजफ्फराबाद जाना था, उनको अचानक गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पे अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो नवाज शरीफ साहब के लिए एक और अजियत का बायस बनेगी। तो मैं समझता हूं हमारी पार्टी का भी यही मशवरा है कि जब तक नवाज शरीफ साहब इस पूरे इलाज के मरहले से गुजर रहे हैं, उनको यकीनन अपनी तमाम तवज्जो अपने वालिद की और अपनी दादी की जो देखभाल है उस पर देनी चाहिए, चूंकि नवाज शरीफ साहब की सेहत ऐसी नहीं है कि उनको मजीद अजियत दी जाए। अगर ये हुकूमत उनको दोबारा मरियम नवाज साहिबा को किसी झूठे केस में गिरफ्तार करती है, ये उनकी मकबूलियत से भी खाइफ है, उनकी सियासत से भी खाइफ है, तो नवाज शरीफ साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए इसके मुज़मरात हो सकते हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब की तबीयत के और सेहत के हवाले से भी बताइएगा। तो जाहिर है जब वो यहाँ थे तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी शेयर की जाती थी, सब कहा जाता था। अब वज़ीर आज़म हों, वुज़रा हों, वो उनकी सेहत पर भी तनकीद कर रहे हैं। हालांकि सवाल वज़ीर आज़म से ही उठता है कि उस वक्त डॉक्टर मेडिकल बोर्ड आपने बनाया था, मगर अब जब वो लंदन चले गए हैं तो आप उनके वोटर सपोर्टर को उस वक्त क्या डॉक्टर कह रहे हैं, क्या मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, खबर आ रही है वो अमेरिका जा रहे हैं, ये सब बातें वोटर सपोर्टर को नहीं पता होनी चाहिए उनकी तबीयत के हवाले से? जी, डॉक्टर अदनान उनके बारे में ब्रीफ करते रहते हैं मीडिया को। हमने जो उनसे तिमादारी की थी उस वक्त भी वहां पे उनके मुआलिज ने हमें ब्रीफ किया था। उनके अभी तक प्लेटलेट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं हुए, उनको दवाइयों के जरिए आर्टिफिशियली लेवल मेंटेन किया जा रहा है और उनकी हेमेटोलॉजी जो है उस पर अभी तक उन्हें क्लियरेंस नहीं हुई डॉक्टर्स की तरफ से। जो उनके मजीद टेस्ट हुए हैं उसमें उनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पता चली हैं जिसको वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ डॉक्टर्स का ये जरूर राय है कि शायद अमेरिका में उनके लिए इलाज की बेहतर सहूलत होगी। तो इसके बारे में जो ही उनके मुआलिजीन कोई हतमी राय कायम करेंगे तो फिर उनकी फैमिली डिसाइड करेगी कि उन्हें अमेरिका कब जाना चाहिए। वैसे तो जो बेल एक्सटेंशन है उसके लिए, उसकी बेल की एक्सटेंशन के लिए कब अप्लाई करेंगे आप लोग? 16 तारीख को वो तो खत्म हो जानी है। देखिए, जो उनकी बेल है दैट इज सब्जेक्ट टू हिज रिकवरी। अगर वो सेहतयाब अगले 4 दिन के अंदर हो जाए तो वो 5वें दिन पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर उनकी सेहतयाबी में 2 माह लगते हैं तो उसके बाद वो आ जाएंगे। उनकी जो फैसले हैं जमानत के, उसमें जो बुनियाद है वो उनकी सेहत है कि जब डॉक्टर ये बात का सर्टिफिकेट दे देंगे कि वो सेहतयाब है, इज फिट टू गो, तो वो 1 दिन ज़ाय किए बगैर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी, मरीम नवाज को 7 दिन के अंदर बाहर जाने का क्या फैसला करेगी जो अदालत ने कहा है, साथ ही जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की भी लेजिस्लेशन है उस हवाले से भी नून लीग पीछे हट गई है, इस पर क्या हुकूमत जाके नून लीग को मनाएगी, बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मतलब बड़ा कैटेगोरिकली नून लीग ने पोजीशन ले ली है और एहसन इकबाल साहब ने कंफर्म किया जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब लंदन से आए हैं और एहसन इकबाल साहब लंदन में हैं कि वोट नहीं देंगे किसी भी कानून साजी को। मतलब आर्मी चीफ के मामले पर भी हुकूमत को बात करनी पड़ेगी अब नून लीग से। करेंगे आप बात? देखिए, पहली बात तो ये जो बातें आज ख्वाजा साहब ने की हैं घरों के ऊपर हमले का लिए, उसके ऊपर तो हम इत्तफाक करते हैं उनसे, घरों के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन देखिए, लंदन में जब से शरीफ फैमिली है वहाँ पे रोज़ मुजाहरे होते हैं, पीटीआई के लोग नहीं करते। अब ये पीटीआई के हमदर्द ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में इमरान खान बहुत पॉपुलर है, पीटीआई बहुत पॉपुलर है और वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान
पाकिस्तान के पैसे चोरी करके वहाँ पे बनाई गई हैं, वो वहाँ पे मुजाहरे करते हैं। हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ना ही हम उनको ये कहते हैं कि आप ये करें, ना ही हम उनको जो है वो रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लेजिस्लेशन वाला मामला है, देखिए अभी तक तो ये फैसला ही नहीं हुआ कि इस पर लेजिस्लेशन होनी है या रिव्यू होना है, क्योंकि जब तक डिटेल जजमेंट सामने नहीं आती ये फैसला हो नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक वाइडर कंसेंसस है इसके ऊपर, और PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, वो हुकूमत के इस फैसले के साथ किसी न किसी हद तक वो इत्तफाक करते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ये तोसी जो है वो ज़रूरी है। मतलब इत्तफाक के बावजूद वो विड्रॉ कर गए हैं कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग जाके बात करेंगे नून लीग से कि जाने दीजिए, आइए चले कम से कम इस मामले पर तो आगे बढ़िए? देखिए शाह साहब, सिर्फ तोसी का मामला नहीं है जिसके ऊपर अपोजिशन से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत अहम मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं कोर्ट की पावर्स की ऑन द पार्लियामेंट, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। नैब लॉ में तरमीम है, उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये मामला है जिसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। परवेज़ खट्टक साहब की निगरानी में एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी का काम ही ये है कि वो PMLN से, पीपल्स पार्टी से हाउस के अंदर जो मामलात हैं उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन की कोशिश करती है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है भी, और मुझे उम्मीद यही है कि बुध को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और मेंबरान के जो इजलास है उसमें इंशाल्लाह मामला जो है वो हल हो जाएंगे। टेम्परेचर जो बाहर हाई है वो पार्लियामान के अंदर उतना हाई नहीं है जितना पार्लियामान के बाहर हाई है। फाजिल साहब, साथ में भी बताइएगा, अब 7 दिन का टाइम दिया अदालत ने हुकूमत को फैसला करे कि मरियम नवाज साहिबा का नाम ECL से निकालना है या नहीं निकालना। इजाज़त देंगे या हुकूमत फैसला किए हुए है जो उन्होंने माजी में कहा भी है कि नहीं जाने देंगे मरियम नवाज साहिबा को? देखिए हुकूमत का तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम तो समझते हैं कि अब नवाज़ शरीफ साहब के वतन वापस आने का वक्त है। चाहे जाए कि मरियम नवाज साहिबा को बाहर भेज दिया जाए। नवाज़ शरीफ साहब 4 हफ्ते का वक्त लेके गए थे और उनका ये था कि वो वापस आ जाएंगे। अब जबकि ये सारा मामला हो चुका है तो अब बजाय इसके कि मरियम भी पाकिस्तान से बाहर जाएँ, नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। यानी मरियम नवाज साहिबा को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये फैसला तय है? जाहिर है मरियम बीबी जो है उनको चाहिए कि वो यहाँ पर भी तो कोई आदमी होना चाहिए ना, ताकि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो घर के अंदर तो कोई हो उनको लेने वाला। सारा ख़ानदान तो लंदन चला गया। और साहब साथ में आखिर में बताएगा, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर बात हो रही है, आज वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की तारीफ़ की और आपकी हुकूमत के वज़रा भी, ख़ुद वज़ीर आज़म भी बहुत सारी चीज़ों में, मईशत में ताउन, साथ में बिज़नेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी, चाइना, CPEC, उस सब पर ही तारीफ़ कर चुके हैं कि आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज वज़ीर आज़म साहब ने उनको तालीम के हवाले से भी उनकी दिलचस्पी पर क्रेडिट दिया, उनके विजन की बड़ी तारीफ़ की आर्मी चीफ की। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के साथ जो सपोर्ट आपकी हुकूमत को मिली है डिलीवर करने के लिए इकॉनमी के फ्रंट पर, मुख्तलिफ दूसरे मामलात में, वो पहले किसी को नहीं मिली। आप पर बड़ी जिम्मेदारी है डिलीवर करने के हवाले से, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है जो आपको मिली है आर्मी चीफ की तरफ से। देखिए पहली बात तो यह है कि जनरल बाजवा साहब की अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है पाकिस्तान के सिविलियन सेटअप्स को। ये जो एक आई मस्ट है कि जो उनका विजन है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का विजन हो, चाहे उनका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से, एजुकेशन की जिस तरह से आज आपने रेफ़र किया PM साहब को, फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से वो सपोर्ट जो करते होती है उनकी इस वक्त फ़ौज की, वो इन मामलात में जो जनरल बाजवा साहब हैं उनका जो अपने बाकी मैं समझता हूँ कि पिछले जो एक प्रैक्टिस रही है उससे उनका रवैया यकसर मुख्तलिफ है, और वो बहुत ज़्यादा जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। वो इसीलिए आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत आर्मी चीफ की हर शोबे में मदद की तारीफ करती रही है। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से की गई हुकूमत पर तनकीद भी होती है कि आपको जितनी सपोर्ट मिली है उसके बावजूद आपकी कारकर्दगी इतनी क्यों मायूस कुन है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जैसे अब हैं ऐसे कभी नहीं रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़रा मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ शोबों में आर्मी चीफ की मदद की तारीफ़ करते आए हैं, उसे कबूल करते आए हैं, पब्लिकली ये बात कहते आए हैं। आज तालीम के शोबे में भी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के ताउन की तारीफ़ की, उनका जो विजन है इसकी तारीफ़। मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ
कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। इससे पहले भी हुकूमत आर्मी चीफ की मुख्तलिफ शोबों में मदद का एतराफ़ कर चुकी है, तारीफ करती रही है। सिर्फ यही नहीं, वफाकी वज़ीर रेलवे ने हमारे 28 नवंबर के प्रोग्राम में रेलवे में आर्मी चीफ की मदद की तारीफ करते हुए एक पूरी फहरिस्त गिनवा दी और कहा कि ML1 प्रोजेक्ट हो, करतारपुर राहदारी खोलना हो, अफगान सरहद पर बाढ़ लगाना हो, फाटा को सूबे में शामिल करना हो, CPEC के मामलात हों, इन सब के हवाले से आर्मी चीफ का जो किरदार है वो बहुत अहम है। और ML1 जो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट होने जा रहा है, उसका क्रेडिट भी उन्होंने आर्मी चीफ को दिया वज़ीर-ए-आज़म के साथ। ये बात तय है कि पाक फौज का वो अजीम जर्नैल है जिसने करतारपुर को, आप देखें, कॉरिडोर खोला, जिसने अफगान बॉर्डर लगाया, जिसने फाटा को साथ शामिल किया, जिसने दुबई, चीन, ईरान, UAE, सऊदी अरब और ख़ुद मेरी मौजूदगी में चीन के सदर मिस्टर शी ने कहा कि इन माई होल लाइफ आई मेट ओनली वन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, दैट इज़ जनरल कमर जावेद बाजवा। मैं तो इसलिए भी मशकूर हूँ कि जहाँ इमरान खान ने एक कलीदी किरदार मेरे रेलवे में ML1 के लिए किया इख्तियार, वहाँ टॉप नंबर 1 पॉइंट पे उसने में कमर जावेद बाजवा साहब ने मिस्टर शी से जो है ML1 डिस्कस किया। इसी तरह जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, कन्फ्यूजन थी, IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। उस वक्त भी सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, चाइना से जो अरबों डॉलर की इमदाद आई, साथ में सऊदी अरब की तरफ से तो ऑयल फैसिलिटी मिली, मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से, कतर की तरफ से जब तक हुकूमत को जो बैलेंस ऑफ सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी हुकूमत ये एतराफ़ करती रही कि आर्मी चीफ ने बड़ा किरदार अदा किया है। इसके अलावा CPEC के मामलात जब खुद हुकूमती वज़रा के बयानात की वजह से ख़राब होने लगे, ख़बरें आई कि चाइना नाराज़ है, तो उसमें भी मुशाहिद हुसैन सैयद ने न्यूज़ के 24 नवंबर के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए बताया था कि CPEC के हवाले से भी बेबुनियाद इल्ज़ाम थे। जो नुकसान हुआ उसे कंट्रोल करने के लिए आर्मी चीफ को चाइना जाना पड़ा। में तो पिछली हुकूमत में एक बुनियादी फ़र्क था मौजूदा से, उन्होंने एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी CPEC को कि CPEC पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, CPEC को आगे लेके चलेंगे और कोई आए बाएं शाय नहीं था। हाँ, गलतियां ज़रूर हुई कि छुपा के रखा या खुफिया रखा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस CPEC को रोक दें। एक वज़ीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया और अब इन्होंने आके नहीं, फिर मामला ख़राब हुए, फिर उनको जाना पड़ा, फिर रफा दफा किया। तो अब ये ना जो CPEC को ये समझते नहीं कि CPEC सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एक सतून है, एक महवर है। जो मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से कारोबारी तबके में गैर यकीनी की सूरत हाल थी, वो नैब से भी परेशान था। हुकूमत की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद एक सेंटिमेंट नहीं बिल्ड हो रहा था, एक मस्बत एक रद्दमल नहीं आ रहा था कारोबारी तबके की तरफ से। तब भी आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने फिर कारोबारी तबके से मुलाकात में इस बात का एतराफ़ किया कि उनके कहने पर ही आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से मुलाकात की ताकि मामला ठीक हो। उस वक्त पेट्रोल चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि मिलिट्री लीडरशिप से मुसलसल मुलाकात रहती है। वो अक्टूबर की मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में यही हुकूमत रहनी है, वज़ीर आज़म के साथ हमारा पूरा ताउन है और बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म के साथ पूरा ताउन करे। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल दूर किए जाएंगे। जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर ज़बान में कहा कि जनाब पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट रहनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है और बिज़नेस कम्युनिटी पूरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ करे। और पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने यही बात हमारे चीफ साहब से की कि जनाब हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं सारे और हम उनको गाइड करेंगे जहाँ गलतियाँ होंगी। और इकनॉमिक टीम ने भी बड़े तहम्मुल से सारी बातें सुनी और उसको पॉजिटिवली एक्ट किया कि जनाब जो चीज़ों के मसाइल हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, वो मसाइल दूर किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दिलाया। फिर उन्हीं दिनों ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी खबरें सामने आई थी कि ब्यूरोक्रेसी को भी यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें नैब की जानिब से हिरासा नहीं किया जाएगा। हुकूमत क्योंकि ये बार बार शिकायत कर रही थी कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, इस वक्त जो फाइल्स हैं वो मूव नहीं हो रही हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर ये खबर आई कि आर्मी चीफ ने ब्यूरोक्रेसी को भी यकीन दहानी कराई है। हुकूमत एक बार नहीं बार बार मिलिट्री क़यादत की ताउन की तारीफ करती रही है। आज वज़ीर आज़म ने तालीम के हवाले से भी आर्मी चीफ की तारीफ की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और खबर बात करेंगे।
चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने आज एतराफ कर लिया कि उन्होंने हवाओं का रुख बदलने वाली बात मजबूरी में कही। साथ ही उन्होंने खुद पर होने वाली तनकीद का मलबा अदालत पर गिरा दिया। आज उन्होंने इंतहाई गैर मामूली खिताब किया और हैरान कुन बातें की। कुछ दिन पहले उन्होंने हुकूमत के हवाले से एक बयान दिया था, वो इस बयान से पीछे हट गए और बयान था कि हवाओं का रुख बदल रहा है, जिससे तासुर उभरा कि अब हुकूमती वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद आज चेयरमैन नैब ने खुद पर होने वाली तनकीद का मलबा अदालतों पर गिरा दिया। आज एंटी करप्शन डे की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि BRT और मालम जब्बा केस में रेफरेंस तैयार है, मगर जब अदालती स्टे ऑर्डर खत्म होगा तो ही इन रेफरेंसेस की बारी आएगी। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। अब इस हवाले से अहम बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और फिर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। मगर इस स्टे ऑर्डर को 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सवाल यह है कि नैब ने 1 साल तक इस स्टे ऑर्डर को खत्म कराने के लिए अदालत से रुजू क्यों नहीं किया, आला अदालत को रेफरेंस के मंदरजात क्यों नहीं बताए कि इनके अपने दावों के मुताबिक कितना बड़ा करप्शन का मामला है। ये स्टे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जारी किया था, जिनके बहुत सारे फैसलों को चैलेंज किया गया। बाद में फैसले उनके तब्दील भी हुए, मगर इस फैसले के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यह है एक केस की तफसीलात। दूसरा है मालम जब्बा केस, जिसकी चेयरमैन नैब ने मिसाल दी। इस हवाले से हमने तहकीकात की कि मालम जब्बा केस में कौन सी अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स से इस हवाले से हमने मालूमात हासिल की, मगर किसी के पास भी इस हवाले से कोई तफसील नहीं थी। हमने इंटरनेट पर तलाश करने की कोशिश की, मगर कोई तफसील नहीं मिली। फिर जो मुल्जिमान हैं हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो अदालत में गए नहीं हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पूछा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। और फिर जब हमने नैब के तर्जुमान से इस हवाले से पूछा कि हमें नहीं मिल रहा, चेयरमैन नैब ने कह दिया है कि मालम जब्बा केस पर भी स्टे है, कोर्ट का रेफरेंस तैयार है, जैसे स्टे खत्म होगा तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर तर्जुमान नैब ने बताया कि चेयरमैन नैब ने तो दोनों केसेस का नाम लिया है, मगर स्टे ऑर्डर सिर्फ BRT केस पर है, मालम जब्बा केस पर नहीं है। मालम जब्बा केस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है अदालत का और रेफरेंस तैयार है, तो अब तक दायर क्यों नहीं किया गया। चेयरमैन नैब ने BRT के साथ साथ मालम जब्बा का भी जिक्र करके मलबा अदालत पर डाल दिया, हालांकि ऐसा कोई अदालती हुक्म है ही नहीं। नैब की तरफ से रेफरेंस तैयार होने का मतलब यह है कि नैब समझता है कि इस केस में करप्शन हुई है, इसलिए उसने पहले इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसके बाद रेफरेंस तैयार किया। मगर सवाल ये उठ रहा है कि इस केस में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की। नैब तो अब इंक्वायरी के स्टेटस पर गिरफ्तारियां करता है, रेफरेंस तक मामला पहुंच गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बात इस लिहाज से अहम है क्योंकि अपोजिशन के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें नैब ने इंक्वायरी ही के मरहले पर गिरफ्तार कर लिया था, मगर यहाँ रेफरेंस तैयार है, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई और रेफरेंस फाइल नहीं किया जा रहा। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को 18 जुलाई को इंक्वायरी ही के मरहले में गिरफ्तार कर लिया और फिर 3 दिसंबर को उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया। इसी तरह इस केस में मिफ्ता इस्माइल को 7 अगस्त को गिरफ्तार किया, फिर उनके खिलाफ भी इस माह रेफरेंस तैयार करने का ऐलान किया और इसमें जाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम दोनों पर नहीं लगाया गया। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्हें कई माह से गिरफ्तार किया हुआ है। इंक्वायरी स्टेज पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी को 1.5 साल हो गया है। आहद चीमा की गिरफ्तारी को 2 साल होने वाले हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अलबत्ता यह मामला उलट है। मालम जब्बा केस में बहुत सी अहम हुकूमती शख्सियात शामिल हैं। वजीर दिफा परवेज खट्टक, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सयाहत आतिफ खान और तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज पर करप्शन के साथ साथ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल नैब ने लगाए हैं। इस हवाले से 19 सितंबर को द न्यूज़ में खबर शाया हुई थी, जिसके मुताबिक मालम जब्बा स्कैंडल जनवरी 2018 में सामने आया। नैब की अपनी दस्तावेजात के मुताबिक चेयरमैन नैब ने इस केस को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मिसाली केस करार दिया और 9 जनवरी को इंक्वायरी का अहकाम दिए। अब तक इस केस में वजीर दिफा परवेज खट्टक, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, सूबाई वजीर आतिफ खान, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत कई अफसरान नैब के सामने पेश हो चुके हैं, बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। इस केस के हवाले से नैब ज़राए ने दावा किया था कि इस स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और केस में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए
इस केस को हेडक्वार्टर भिजवाया गया है, मगर मामला कई माह से इंतबा का शिकार है। इस खबर के मुताबिक तो नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वजह से रेफरेंस रुका हुआ है, मगर आज चेयरमैन नैब ने अदालत पर जिम्मेदारी डाल दी। मगर हमारी तहकीकात के मुताबिक, जैसा कि हमने आपको बताया, अदालत ने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया इस हवाले से, जिसकी तस्दीक तर्जुमा नैब ने भी कर दी है। और इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि 17 दिसंबर 2018 को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नैब के सामने पेश हुए। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, उन्हें नैब की जानिब से कोई सवालनामा नहीं दिया गया। द न्यूज़ की खबर में खैबर पख्तूनख्वा के दीगर केसेस की भी मिसालें दी गई जो चेयरमैन नैब के दावे के बरक्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नैब के केसेस में पेशरफ्त नहीं हो रही। खबर के मुताबिक हेलीकॉप्टर केस 2 फरवरी 2018 को सामने आया। इस केस में वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इस केस में इमरान खान को तलब भी किया गया। वो इंतखाबात में कामयाबी के बाद नैब के सामने पेश भी हुए, मगर खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस केस में नैब के सवालनामे का जवाब नहीं दिया और फिर उन्हें नैब ने तलब भी नहीं किया। इस केस को भी 1.5 साल हो गए, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह एक और अहम केस बिलियन ट्री सुनामी का है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में चेयरमैन नैब ने इस केस की तहकीकात का हुक्म दिया। 1 साल से ज़ायद हो गया, अब तक इस केस में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हालांकि इस केस में अब तक 350 अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का कहा गया, जिन्होंने मंसूबे में मुबैना तौर पर करप्शन की, वो कार्रवाई जारी है। खबर के मुताबिक नैब ज़राए ने बताया कि इस केस में मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई जो तहकीकात कर रही हैं, जिसमें बेज़ाब्तियाँ साबित हो चुकी हैं, मगर अब तक ये मामला भी सर्द खाने में दिखाई दे रहा है। इसी तरह खबर के मुताबिक एहतसाब कमीशन में गैर कानूनी भर्तियों और तकरीरों का मामला सामने आया। मार्च 2018 में यह मामला नैब ने उठाया और खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन खत्म हो गया, मगर इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। फिर उसके बाद खैबर बैंक का केस आया। बैंक में 1400 गैर कानूनी भर्तियों का मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एहतसाब कमीशन ने उठाया, फिर 1 साल पहले नैब के हवाले कर दिया। खैबर बैंक ने इस केस में पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, मगर यह स्टे फरवरी 2019 में अदालत ने खारिज कर दिया। मगर नैब इससे ला इल्म था कि अदालत ने यह स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया है, यानी हुक्म इम्तना खत्म कर दिया गया और नैब को पता ही नहीं था। मीडिया में खबरें आने के बाद नैब ने फिर से तहकीकात शुरू की और बैंक के 20 मौजूदा और साबिक़ा अफसरान को तलब किया। इससे खारिज हुए भी अब कई माह हो गए हैं, उसकी क्या पेशरफ्त है नहीं पता। अहम बात यह है कि मालम जब्बा केस के हवाले से चेयरमैन नैब कॉलम निगार जावेद चौधरी से मुलाकात में भी बात कर चुके हैं। उन्होंने मालम जब्बा केस के हवाले से बताया था कि यह अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है, आप बहुत जल्द परवेज़ खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक ख़तरा है और मैं परवेज़ खटक की सेहत से डरता हूँ। वो अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मज़ीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है। ये बातचीत मई में शाया हुई और इस बातचीत को भी 8 माह हो गए। बाद में नैब ने इंटरव्यू पर सवाल उठाए, मगर इंटरव्यू करने वाले अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। बहरहाल मई में चेयरमैन नैब परवेज़ खटक की गिरफ्तारी का इंदिया दे रहे थे, मगर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये नैब का रवैया है, जिसकी वजह से अदलिया खुद भी मुल्क में जारी एहतसाब पर सवाल उठा चुकी है। नए अदालती साल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए 11 सितंबर को चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। चीफ जस्टिस का ये बयान बहुत अहम है, मगर अब चेयरमैन नैब अदालतों पर ही मलबा डाल रहे हैं। साथ ही चेयरमैन नैब ने आज अपनी तकरीर में अपनी मजबूरी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों जो उन्होंने बयान दिया था हवाओं के रुख बदलने का, वो बयान मजबूरी में दिया था। पहले 30 से 35 साल तक हुकूमत करने वालों का एहतसाब होगा, फिर 12 से 14 माह वालों का एहतसाब होगा। हमेशा ये कहा जाता रहा कि जी वो नैब का रुख तो एक तरफ है, इसलिए पिछली मरतबा मुझे मजबूरन कहना पड़ा कि हवाओं का रुख बदलने लगा है और ये आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में आप महसूस करेंगे। लेकिन एक तरफ 30-35 साल का दौर, एक तरफ 12-14 महीने का दौर, तो मतलब आपको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो करनी पड़ेगी ना, कि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो आपको रखना पड़ेगी। चेयरमैन नैब ने मजबूरी में बयान दिया या फिर दबाव में आकर ये बात कही? सवाल ये उठता है कि पहले बयान मजबूरी में दिया था या आज का बयान मजबूरी में दिया है। पहले क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। एहतसाब के सिलसिले में नैब का झुकाव एक तरफ है, उस बात की मैं न सिर्फ तरदीद करता हूँ और बल्कि नफ़ी भी करता हूँ। और मैं तमाम लोगों को बशमूल वो जो हमारे नाक़दीन हैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि हवाओं का रुख बदलता है। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। हमने पहले उन मुकदमात की तरफ तवज्जो दी जो कि गुज़श्ता 25 साल, 30 साल और 20 साल से मंजर आम पे थे, लेकिन एक्शन बरा नाम था। हमने पहले उन केसेस से इब्तिदा की
और उसके बाद अब हम दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। इन दो बयानात के दरमियान नैब ने बहुत सी इंक्वायरीज की मंजूरी दी, मगर सब के सब अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ थी। और दिलचस्प बात यह है कि नैब ने हर उस अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ केसेस बनाए जिनके खिलाफ साबिक DGFIA बशीर मेमन ने कार्रवाई से इनकार किया था। इस हवाले से दिलचस्प हकाइक सामने आ रहे हैं, आइए उनका जायजा लेते हैं। 3 दिसंबर को द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर छाया हुई, जिसमें बताया गया कि हुकूमत का DGFIA पर अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का दबाव था। DGFIA पर दबाव डाला गया कि वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके अकामे की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए और कहा जाए कि उन्होंने गैर मुल्की हुकूमत को कौमी राज फरोख्त किए हैं। तो फिर FIA ने कहा कि हम शवाहिद कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें क्लियर कर चुकी है। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। बशीर मेमन से कहा गया कि वो तहकीकात शुरू करने का एलामिया जारी कर दें, मगर FIA ने इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया। और इस हवाले से DGFIA और सीनियर ब्यूरोक्रेट के दरमियान सख्त मुकालमा भी हुआ और बशीर मेमन ने कहा कि अगर इन बुनियादों पर मुकदमे कायम किए गए तो कल वजीर आजम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उनके बच्चे भी बरतानवी शहरी हैं। FIA ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कुछ नहीं किया, मगर नैब जरूर मुतहरिक नजर आया। अहम बात यह है कि नैब ने मार्च में ख्वाजा आसिफ को सियालकोट हाउसिंग स्कीम केस में तलब किया था। 2 दिन पहले यह खबर आई कि नैब ने ख्वाजा आसिफ की अहलिया और उनके बेटे के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार तो नहीं हुए, मगर उनके खिलाफ नैब मुतहरिक है। अब अहम बात यह कि खबर में एक और नाम नून लीग के रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली जावेद लतीफ़ का भी लिया गया कि FIA ने हुकूमती दबाव के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। और आज ये खबर सामने आई कि नैब ने जावेद लतीफ़ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और भाइयों के नाम पर अरबों रुपए के असासे बनाने के इल्ज़ामात पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसी तरह खबर में एक और अपोजिशन के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम लिया गया। खबर के मुताबिक FIA को कहा गया, बशीर मेमन को कहा गया कि एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब भी इस मामले में महफूज नहीं। उनके खिलाफ बड़ा चार्ज ये था कि वो हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। FIA को कहा गया कि उनकी हिम्मत कैसे होती है कि ये पाकिस्तान में बैठकर हम पर तनकीद करें। अहम सरकारी शख्सियात ने DGFIA को कहा था कि FIA के किसी अफसर को आइंदा किसी अरब मुल्क के दौरे पर ले जाएंगे, वहाँ जाकर देखना कि वो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हुकूमत पर तनकीद करें। बहरहाल उस वक्त सूरत हाल यह है कि 15 अक्टूबर को खबर सामने आई कि नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उनके भाई के खिलाफ तहकीकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। माजी में नैब ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की तहकीकात का ऐलान किया था। आज तक उस पर क्या पेशरफ्त हुई नहीं पता। वज़ीर आज़म के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के हवाले से खबर में था कि नैब को FIA पर उस हवाले से प्रेशर था। बाद में नैब ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और वज़ीर आज़म ने अमेरिका में जाके कहा भी कि बहुत कहते थे शाहिद खान अब्बासी मुझे गिरफ्तार करो, हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, अदालत पर भी स्टे ऑर्डर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी डाली, किस हद तक तसल्लीबख्श जवाब दे पाए हैं? इस बात का चेयरमैन नैब के 1 साइडेड अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, मैं आपको जनरल प्रैक्टिस की बात बताता हूँ। हम लोग हाई कोर्ट में और भी बहुत से वकील नैब के खिलाफ कोई स्टे ले लेते हैं तो उनके वकला आके इतना शोर करते हैं केस चलाओ केस चलाओ केस चलाओ। ये कैसी बात है कि जी केस यहाँ पे नहीं चल रहा है, 1 साल हो गया है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है जिसमें उन्होंने आर्टिकल 199 को बड़ा लिमिटेड स्कोप किया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। आपको याद होगा शहनाज बेगम और मुस्तफ़ा जैदी वाला जो केस था जिस पे सिंध हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है कोर्ट्स अनलेस कि वो अनलॉफुल हो प्रोसीडिंग्स या मेलाफाइडे हो। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये चाहते तो 1 साल में स्टे वेकेट भी करा सकते थे, कोर्ट में जाके रेफरेंस सबमिट कर देते कि जी ये रेफरेंस तैयार है, हमें इजाज़त दो। बात नीयत की है, बात विलिंगनेस की है कि वो कितना विलिंग कर रहे हैं, कितनी हद तक वो उस केस में आगे जाना चाहते हैं। ये तो एक नूरा कुश्ती लग रही है कि उन्होंने कहा स्टे लेके आ जाओ, हम बैठे रहेंगे जब तक स्टे चलेगा, और ख़ुद उनकी कोई कोशिश नहीं है ख़त्म करवाने की। और आपने कहा कि मालम जब्बा में तो स्टे भी नहीं है, वो उनकी बदनियती जाहिर करती है, मेलाफाइडी है नैब की के खामखा कह रहे हैं कि जी वहाँ स्टे है और स्टे नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रिजवी साहब मौजूद थे। ये सारे के सारे मामलात हुए। साथ ही 15 अक्टूबर को खबर सामने आई कि नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी है। इनके भाई के खिलाफ तहकीकात की खबरें सामने आई। इसी तरह माजी में नैब मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी
आमदनी से जायद एहसासों की तहकीकात कर चुका है। वुज़रा ये कहते नजर आए थे कि चंद दिन में कुछ होगा, वो होता भी नजर आया, जिसकी वजह से नैब के किरदार पर मुसलसल सवालात उठते नजर आए हैं। आज चेयरमैन नैब ने कहा भी कि वुज़रा को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिस किस्म के वो बयानात देते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि वुज़रा को बयानात नहीं देने चाहिए या उन बयानात को सच साबित नहीं होना चाहिए जो वो नैब के हवाले से देते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।